हार्ट डिजीज से रिलेटेड ना सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ एचओडी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर सुशील शर्मा जी मौजूद है। तो आइए इनसे बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स पर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टेट टाइम्स में। सर, सबसे पहला सवाल ना कि हमारी सोसाइटी में किसी भी चीज को लेकर मिथ्स बहुत सारे फैले हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आज वर्ल्ड हार्ट डे पर आपसे वो मिथ्स जो है ना फैक्ट्स हम जानें। सबसे पहला मिथ ये है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग यानी कि अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। मिथ और फैक्ट्स? देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा सकते हो। कोलेस्ट्रॉल एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो खाने से भी है। उसका ब्लड के लेवल्स में कितना है, उसका लेवल बढ़ता है, कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सा फ्रैक्शन कोलेस्ट्रॉल का बड़ा है। एलडीएल बड़ा है, एचडीएल बड़ा है। एलडीएल बड़ा होने से दिक्कत होती है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होने से दिक्कत होती है। एचडीएल एक लेवल ऐसा होता है कि जिसका जितना अच्छा लेवल हो वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। तो जितना एचडीएल कम हो, तो ये सारी चीजें लिंक है। आप दवाई तो खाते हो, तो दवाई का एक फार्माकोलॉजिकल व्यू एक अलग है। उसका डाइटरी सप्लीमेंट आपने लेने हैं, डाइटरी प्रिकॉशंस करने हैं, वो भी एक दे आर एड ऑन थेरेपीज। ऐसा नहीं है कुछ कि मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा हूँ और ये चीजें नहीं खाऊं तो मेरा काम ठीक रहेगा, ऐसा चलना मत मानना है। सो ये था मिथ नंबर 1। अब दूसरा मिथ हम आपसे जानेंगे कि फैट, कई बार जैसे कोलेस्ट्रॉल लोगों को होता है तो लोग बिल्कुल ही बंद कर देते हैं फैट लेना, तो वो क्या वो सही है? और ऐसा तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आदमी को कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। और सपोजिंगली आपको लगता है कि जो ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ये कम ही लेना चाहिए। आपको डाइट में अगर कुछ लेना भी है तो एक मिक्स सा हो, उसमें प्रोटीन्स की कंटेंट्स अच्छे हों, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी उतना हो, वो फैट भी उतना हो जितना रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं साथ में बटर भी एक कटोरी ले लूँ, घी भी ले लूँ, सब चीजें सप्लीमेंट हो जाएंगी, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मानना नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलके चलना है। हमारा ये मानना है कि साइंस का काफी सी चीजों में इंटरनेट ने लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रखा है। कर रखा है कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स और क्लिनिशियन के बीच में कोई साझेदारी है, कोई एक दूसरे की दोस्ती है। तो ऐसा नहीं है। हर चीज साइंस में कुछ प्रमाण है। अगर लगता है कि आपको एचडीएल लेवल जितना लो हो उतना हार्ट के मरीज के लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जितना बढ़ता है, हम लोगों की एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका एलडीएल लेवल 70 से कम होना चाहिए या इतना डिजायर्ड रेंज में होना चाहिए, जो एक अच्छा होता है। उसके साथ हार्ट में वो क्लॉट्स डिपोजिशन नहीं होते, वेसल्स में वो परेशानी नहीं होती, वेसल्स में वो आर्टरी में इंजरी नहीं होती। तो एक डिजायर्ड सा लेवल आपको अचीव करना है, चाहे वो एलडीएल का है, चाहे ट्राइग्लिसराइड का है, और एचडीएल को भी बढ़ाने की कोशिश करना है। जी अच्छा सर, बीपी को लेकर भी ना एक मिथ है कि एक उम्र के बाद बीपी तो सबको ही होना है, तो वो ब्लड प्रेशर है। तो ऐसा नहीं मानना। आजकल लगता है कि 130-80 से ऊपर है तो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को एक मिथ तो ये है कि मैं दवाई शुरू करूंगा सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जितना आर्टरीज में उसको, ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है कि जो फोर्स जनरेट होती है आर्टरीज को ब्लड को पंप करने के लिए, वो जितना जितना जोर से जाएगी उतना उतना आर्टरी को परेशान करेगी, आर्टरी को दिक्कत करेगी, इंजरी करेगी। ये उसी तरह है जैसे एक बारिश होती है, एक दरिया चलता है, वो काफी फ्लो से चलता है, तो इधर उधर किनारों पे परेशानी करने की ऐसा ही ब्लड प्रेशर का मानना है। बीपी एक साइलेंट सा किलर है, बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। और ब्लड प्रेशर के बड़े होने से हर तीसरे आदमी को आजकल ब्लड प्रेशर है। अगर आप देखो तो जितना आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं उतना अच्छा है। रिकमेंडेशन ये है कि डायबिटीज में एक अलग से रिकमेंडेशन है, नॉर्मल लोगों में एक अलग से रिकमेंडेशन है, पर एनी प्रेशर मोर देन 130/80 इज रिक्वायर्स अटेंशन। बीपी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बीपी जांच करवाना चाहिए, और आपको लगता है कि 130 से ऊपर है या 130-80 से ऊपर है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी मिथ है कि मैं दवाई शुरू करूंगा सारी उम्र खानी पड़ेगी। बिल्कुल। किसी जमाने में ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां थी वो काफी साइड इफेक्ट्स थे, आजकल अच्छी दवाइयां हैं, दे आर पेशेंट फ्रेंडली, तो ऐसा नुकसान जो है वो कम है, फायदा ज्यादा है। तो ऐसी दवाइयां जो डिपेंड करती हैं कि आपको डायबिटिक हैं, आपकी दवाइयों की क्या जरूरत है, हार्ट की बीमारी है तो दवाइयों की क्या जरूरत है, किडनी की परेशानी है तो कौन सी दवाई खानी है। अगर आप उसके साथ लगता है कि हार्ट रेट तेज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि
palpitation या टैकीकार्डिया ज्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई है, तो ये सबसेट पे डिपेंड करती है कि क्या दवाई आपने खानी। ओके सर, एक और मिथ है कि जो हार्ट डिजीज है वो सबसे ज्यादा मेन को होता है, तो ऐसा कोई मिथ है या इसमें भी कोई फैक्ट है? देखिए, उसमें ये फैक्ट ये है कि एक एज तक हार्ट की जो बीमारियां हैं वो मेन में ज्यादा देखी गई हैं, 45 से ज्यादा मर्दों में ज्यादा होती है जी। पर जब तक वीमेन में वो मेनोपॉज की एज का एक प्रोटेक्शन होता है कि टिल द टाइम यू अचीव द मेनोपॉज, उसके बाद दोनों की रिस्क बराबर हो जाती है जी। मेल और फीमेल दोनों की रिस्क बराबर हो जाती है। तो मेनोपॉज से पहले थोड़ी सी फीमेल में प्रोटेक्शन होती, पर ये उसका सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं मेनोपॉज तक वेट करेंगे और मेरा मोटापन भी है, ये खाली एक ही चीज के साथ इस फैक्टर लिंक ही नहीं है, पर मेल और फीमेल दोनों में रिस्क बराबर हो जाती है जब फीमेल अचीव दैट मेनोपॉज, और दोनों में मेल और फीमेल दोनों में रिस्क एक जैसा ही होता है टिल दैट टाइम देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बाय हार्मोन्स। ओके सर, एक और मिथ है कि एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग जो है वो हार्ट को कहीं ना कहीं फिक्स कर देती है, तो इसमें क्या फैक्ट है? नहीं होता। देखिए, दीज आर काइंड ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच आर पैलिएटिव। अगर आप जानते हो कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एंजियोप्लास्टी बेसिकली एक, आपको लगता है कि एक ट्रैक सूखा हुआ है, हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं कि स्टेंट लगा के उसको चिपका देते हैं आर्टरी की वॉल में, आर्टरी जो वेसल की वॉल में चिपक जाता है और आर्टरीज का ब्लड का फ्लो चलता रहता है। बाईपास का ये है कि आपको लगता है कि यहाँ पे ब्लॉक है, उसको एक ग्राफ्ट से कनेक्ट किया जाता है, ग्राफ्ट लगा के उसको आगे कनेक्ट बुना जाता है। तो ये सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं एंजियोप्लास्टी और बाईपास, दीज आर ऑल काइंड ऑफ पैलिएटिव प्रोसीजर्स। पैलिएटिव का मायने है कि दे गिव सम काइंड ऑफ पैलिएशन, क्यूरेटिव नहीं है कि मैंने बाईपास करा लिया, तो मैंने एंजियोप्लास्टी करा ली, सारी उम्र मेरे पास एक वरदान रहेगा कि मैं ठीक रहूंगा। तो उसके बाद आपको बीपी का ध्यान रखना है, शुगर का ध्यान रखना है जी, मोटापन नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीज नहीं खाएं आप, स्ट्रेस के लेवल को कम करें, स्मोक नहीं करें, लिपिड्स का ध्यान रखें, स्ट्रेस के लेवल को कम करें। तो ये सारे से रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए उसके बाद भी जरूरी है, प्लास्टिक के बाद भी जरूरी है, बाईपास के बाद भी। जैसे आपने अभी स्मोकिंग का जिक्र किया, तो एक ये भी मिथ है कि अगर आप सारी उम्र लगा लीजिए 20-30 साल किसी ने स्मोक किया और उसके बाद अगर वो छोड़ देता है, छोड़ने के बाद उसका हार्ट रिस्क वो बढ़ता है या वैसा ही रहेगा? देखिए, स्मोकर्स में जो रिस्क काफी गुना बढ़ जाती है। स्मोकर्स की अगर आर्टरीज आप देखें तो काफी देर तक सिकुड़ गई होती हैं। जी बिल्कुल, मल्टीपल पॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे टुक हर जगह लगे होते हैं, जैसे डायबिटीज में होता है वैसे स्मोकर्स में भी होता है। पर एक स्टेज के बाद आपको छोड़ने के बाद वो लगता है कि वो जो रिस्क आपको नॉर्मल लोगों की आ जाती है, पर जो नुकसान वो कर देती है वो तो उसका तो भरपाई कोई नहीं कर सकता है। जैसे आपको सांस का फूलना है, लंग्स खराब होना है, तो ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। आप बोलोगे मैं 20 साल 50 साल सिगरेट पीऊंगा और उसके बाद ठीक हो जाऊंगा और मेरे को कोई बीमारी नहीं होगी, वो मानने वाली बात नहीं जी। कुछ साल के बाद रिस्क नॉर्मल लोगों की तरह हो जाती है, पर जो नुकसान हो गया हो चुका है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव है, पैसिव है, या हानिकारक है हार्ट के लिए, यंगर जनरेशन को रीइंफोर्स करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि आप किसी भी किस्म की स्मोक लेते हैं, चाहे वो सिगरेट्स हैं, चाहे वो तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेते हैं, आजकल तो फैंसी ई सिगरेट का जमाना भी है, तो ये सब हार्ट के लिए अच्छी नहीं है, खासकर हार्ट के लिए भी नहीं अच्छी नहीं है, किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है। एक और आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ना मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेते हैं कि ठीक है हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, और कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए वो मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेते हैं कि चलो इनको लेने से हार्ट हमारा हेल्दी रहेगा। ये मिथ है या फैक्ट है? ऐसा कोई प्रमाण पूरा नहीं है कि मैं मल्टीविटामिन लूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। हार्ट के मसले में बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारी जिंदगी की एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि किसी जमाने में हम खेती की तरफ ज्यादा थे, आजकल इंडस्ट्रियल हो चुके हैं, आजकल किसी जमाने में हम मैकेनिकल काम ज्यादा करते हैं, आजकल मशीनें हमारा काम कर रही हैं, एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एग्जिस्ट करती है, तो एक सोशल और कल्चरल डायमेंशंस में काफी सा बदलाव आया है आदमी की जीवन शैली में, आदमी की जो चलने फिरने में काफी बदलाव आया। अब इन चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। आप अपने खाने का ध्यान रखिए, आप चलने की कोशिश करिए, 30 to 60 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए, मोटापन कम करिए, खाने में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा लीजिए, ट्रांस फैट तली हुई चीजें जिसमें होती हैं ये कम खाने की कोशिश करिए, सैचुरेटेड फैट कम लीजिए। तो ये सारे से रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एक
कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोग्राम्स का ये है कि आपको बीपी तो चेक करवाना है, आपको शुगर के बारे में तो देखना है, आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी जैसे है। मिनी हार्ट अटैक्स भी लोगों को होते हैं, उसको भी बहुत कुछ कई बार ऐसा मिनी नहीं कहते। तो आप ये कहे कि हाँ, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, मैं मल्टीविटामिन की गोली खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, वैसी वो जी, तो वैसा बनने वाली बात नहीं नहीं है। है। तो मल्टीविटामिन आर जस्ट सप्लीमेंट्स, ये काफी की तरह हैं। आप लेते हो कुछ देर सप्लीमेंट, अब डिपेंड करता है कि आपको बॉडी में क्या चीज रिक्वायर्ड है। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। वेजिटेरियन लोगों में किस विटामिन की जरूरत है, नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनमें किसकी जरूरत है, तो किस चीज के सप्लीमेंट की जरूरत है ये तो देखा जाता है। आजकल जैसे विटामिन डी का है, एक है कि हमारा एक्सपोजर कम है, धूप में कम हम लोग बैठते हैं, तो विटामिन डी सप्लीमेंट की जरूरत होती है। और उसके लिए लेवल तो देखना पड़ता है कि आपके ब्लड में कितना लेवल है विटामिन डी का, उसी हिसाब से सप्लीमेंट लेने। सप्लीमेंट ज्यादा भी हार्मफुल हैं और सप्लीमेंट उतने ही हैं जितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती समय दिया। और आज वर्ल्ड हार्ट डे पे हमने देखा मॉर्निंग में भी वॉकेथॉन में काफी भारी संख्या में लोग जो थे वो इसमें मौजूद थे, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में आप अवेयरनेस जो है वो आप दे रहे हैं। तो जाने से पहले जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हालांकि हमने काफी चर्चा की है, पर मैं चाहूंगी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें सिम्टम्स बताएं कि क्या सिम्टम्स हैं जिन्हें आप जल्दी डिटेक्ट करके डॉक्टर विजिट करें। देखिए, मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को, आपके जो चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबको शुभकामनाएं हार्ट के दिन की, और उम्मीद करते हैं कि जम्मू स्वस्थ रहे। अब क्या हम कर सकते हैं, क्या हम अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं? आप डायबिटीज का ध्यान रखें, आप ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, आप एक आइडियल सा वेट मेंटेन करने की कोशिश करें, आप स्ट्रेस के लेवल को कम करें, स्मोक करते हैं तो उससे दूर रहें, तला भुना कम खाएं, और कुछ चीजें जो फैमिली में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी है, उनको थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश है। अपना जांच करवाइए, अगर लगता है कि छाती में दर्द होती है तो अपने क्लिनिशियन से जांच करवाइए। और हम लोग तो पॉसिबली देखते ही हैं सब, तो हमारे पास भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जिनके साथ हमने हार्ट डिजीज से जुड़े हुए कुछ मिथ्स और फैक्ट्स पर चर्चा की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर, लाइक और ढेर सारे कमेंट्स करिए। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ अमर चौहान, स्टेट टाइम्स।